नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद थी कि मीडिया से बात करते हुए वो कोई नई बात कहेंगे, कोई आगे की बात करेंगे, भविष्य की योजना की बात करेंगे, वो कैसे इस मुश्किल से निकलेंगे या उनकी अपनी पार्टी को निकालेंगे, इसके बारे में कोई रोड मैप बताएंगे या फिर किसी नए मुद्दे, किसी नए विमर्श की बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डरे हुए, सहमे हुए और घबराए हुए नज़र आ रहे थे। वो सवालों पर जरा सा भी असहज सवाल पर चिढ़ जा रहे थे। एक पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछा कि बीजेपी कह रही है कि जो आपने प्रधानमंत्री के बारे में बोला था 2019 में, वो पिछड़े वर्ग का अपमान है। इस पर उन्होंने उस पत्रकार को बीजेपी का घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आप जब यहाँ आएँ तो बीजेपी का बिल्ला लगा के आया कीजिए, आप पत्रकार बन के क्यों आते हैं। इस तरह का ज़रा सा भी इस तरह का सवाल हो तो उन्होंने कहा आप लोग एजेंडा चला रहे हैं, इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कहने को क्या है, आप याद कीजिए, पैटर्न देखिए। 2019 में राहुल गांधी क्या बोलते थे कि 30,000 करोड़ रुपया राफेल का जो सेटबैक क्लॉज था, उसका 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। अब वो हर जगह ये बात बोलते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर रैली में, जहाँ भी इंटरेक्शन होता था, जहाँ भी उनको बोलने का मौका मिलता था, वो कहते थे अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ डाल दिया। राफेल पर संसद में बहस में जवाब मिला। उसके बाद जो है CAG की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सब में कहा गया कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। और अनिल अंबानी की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनको लगभग 29-30 हज़ार के ऑफसेट क्लॉज में से 300 करोड़ का काम मिला था। भारत की 100 कंपनियों को इस 30,000 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट मिले थे अलग अलग। और राफेल से संबंधित तो किसी को कोई काम नहीं मिला था, क्योंकि राफेल जो भारत खरीद रहा था फ्रांस से 36 विमान, लड़ाकू विमान, वो 36 के 36 बनकर और उड़ाकर लाए गए भारत। तो उसमें एक पेच भी भारत में नहीं लगा था जिसको बनाने का ठेका किसी को देने का सवाल उठता। लेकिन राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का सवाल उठाया, राहुल गांधी ने HAL का सवाल उठाया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर जो है अनिल अंबानी को दे दिया, HAL को बर्बाद कर दिया, HAL का अपमान किया, तमाम बातें कही थी। उन सब में से किसी बात पर वो टिके नहीं रह सके। उन सब में से एक मामले में तो उनको सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ी। तो राहुल गांधी का ये जो तरीका है, ये जो राजनीति की नई शैली उनकी है कि गाली दो सामने वाले को, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। होता क्या है कि उनकी अपनी कोई समझ है नहीं राजनीति की, वो दरअसल पॉलिटिशियन है ही नहीं। मैं मानता हूं कि वो गलत प्रोफेशन में उनको ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया है। तो उनको उनके सलाहकार, नज़दीक के लोग जो बताते हैं उतना ही बोलते हैं। वो समझते नहीं कि इसका मतलब क्या होगा। इसी वजह से उनके जैसा व्यक्ति ये बोल सकता है कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। तो सनातन धर्म में मान्यता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी ज़बान पर आती हैं, तो सरस्वती माँ आ गई और बात सच हो गई। वो दुर्भाग्य उनका समाप्त हो गया, तो वो सांसद नहीं रहे। अब आप देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठते हैं। छोटे छोटे मामले पर कांग्रेस पार्टी फ़ौरन पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। उसके पास वकीलों की बड़ी फ़ौज है, बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किसी समय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। वो आतंकवादी के मुद्दे पर भी जो है आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। पवन खेड़ा का मुद्दा याद कीजिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ बाप को गाली दी। गाली देने के बाद उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई। गिरफ्तारी के लिए गुवाहाटी से असम पुलिस पहुंच गई और उनकी गिरफ्तारी होते ही तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कांग्रेस के सारे वकील, जितने बड़े वकील ने थे सब पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल उनको ज़मानत मिल गई। अंतरिम ज़मानत ही सही, लेकिन ज़मानत मिल गई जो अभी तक चल रही है। क्या पवन खेड़ा राहुल गांधी से बड़े हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या पवन खेड़ा राहुल गांधी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए?
कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत अगर लीगल टीम जो है उसकी पूरी ताकत अगर पवन खेड़ा को जेल जाने से बचाने में लग सकती है तो फिर सवाल यह है कि राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं। ये केस 2019 के उनके बयान के आधार पर 2019 में फाइल हुआ। तब से सूरत की अदालत में मामला चल रहा था जब उनको समन भेजा गया। आजकल तो समन जाने पर जांच एजेंसी का या अदालत का तुरंत जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दौड़ते हैं जितने भी आरोपी हैं। आप चाहे आप तेजस्वी यादव को देखें, उनकी बहन को देखें, उनके माता पिता को देखें, या के कविता का मामला देखें, मनीष सिसोदिया का मामला देखें, किसी का भी मामला देखें, सब मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंचते हैं लोग। राहुल गांधी को समन गया तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई जब, तब क्यों नहीं गई कांग्रेस पार्टी? उनके खिलाफ फैसला हो गया 23 मार्च को, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 25 मार्च है। अभी तक न तो सेशंस कोर्ट में, न गुजरात हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल हुई है कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से। तो इससे एक सवाल ये भी उठता है, क्या कांग्रेस को लग रहा है कि ये विक्टिम कार्ड खेलना ज़्यादा फायदेमंद है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी को, मोदी को हराने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है जिसके आधार पर वो मोदी को चैलेंज कर सकें। तो विक्टिम कार्ड खेलो, ऐसा लगता है ये आफ्टर थॉट है, या सोची समझी रणनीति है, या फिर साजिश है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि राहुल गांधी राजनीति से बाहर हो जाएं, और ये सज़ा बरकरार रही तो आप समझिए कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा समाप्त है। इसके आगे कुछ नहीं होना है उनका। जब सक्रिय रहते हुए कुछ नहीं हुआ, उनके लिए एक सीट खोजना मुश्किल था, तो 8 साल बाद लौट कर आएंगे और कौन उनको पूछेगा, कौन जानता है। तो ये मुद्दे जो है निश्चित रूप से बड़े स्वाभाविक रूप से उठाए जाने वाले मुद्दे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ये हीला हवाली, ये ढीलापन क्यों है। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी लीगल टीम इसका जवाब देगी। लीगल टीम के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य वहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी बैठे थे। ये उन्होंने नहीं कहा कि इसका जवाब वो देंगे, वो भी चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश बैठे हुए थे जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को सलाह देते हैं, बताते हैं ये बोलिए, ये मत बोलिए, ये बोलेंगे तो मजाक उड़ेगा, ये बोलेंगे तो गंभीर माना जाएगा, वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के लोग करना क्या चाहते हैं, सवाल इस बात का है। और राहुल गांधी खुद अपने साथ क्या करना चाहते हैं? क्या वो राजनीति से ऊब गए हैं? क्या वो राजनीति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? क्योंकि जो वो बोल रहे थे कि मुझे 6 साल 8 साल के लिए जो है बाहर कर दीजिए, मुझे आजीवन बाहर कर दीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए, मैं तो यही करता रहूँगा। क्या करते रहेंगे? गलत बयानी, बरगलाने वाले बयान। आज उन्होंने कहा कि उन्होंने लंदन में ये बिल्कुल नहीं कहा कि विदेशी ताकतों को उन्होंने दावत दी या उनका समर्थन मांगा, ऐसी कोई बात नहीं बोली। वीडियो झूठ नहीं बोलता। आपकी बात कोई सुनकर रिपोर्ट करे, उसमें गलती होने की संभावना हो सकती है, लेकिन वीडियो में जब आप साक्षात बोलते हुए दिखते हैं तो उसमें गलती नहीं होती। आप कह रहे हैं कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, उसकी ये हालत है, लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत में, ये कहा उन्होंने। और यूरोप और अमेरिका चुपचाप देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। इससे बड़ी दावत और आप क्या दे सकते थे? आप कोई इनविटेशन कार्ड लेकर तो जाते नहीं यूरोप और अमेरिका के देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन लोगों के पास कि आइए और हमारी मदद कीजिए। तो आज उस बयान से साफ मुकर गए। इसका मतलब उस बयान पर कायम नहीं रह पाए। बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाया था। हाउस में इसी मुद्दे पर माफ़ी मांगने की बात हो रही थी। इसी मुद्दे पर उनसे कहा जा रहा था कि उन्होंने देश का अपमान किया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास इस मुद्दे का कोई जवाब नहीं। इस मुद्दे पर उन्होंने एक तरह से कदम पीछे खींच लिए। उनको पता चल गया है कि उन्होंने गलती की, उनको पता चल गया है कि इसका उनको नुकसान हो रहा है, उनको पता चल गया है कि उन्होंने भयंकर भूल की है, देश का अपमान किया है। लेकिन राहुल गांधी माफ़ी मांग ले, ये तो गांधी परिवार में नहीं होता।
जब माफ़ी मांगने की बात होती है तो वो कहते हैं कि मेरा नाम सावरकर नहीं है। आपका नाम कभी सावरकर हो भी नहीं सकता। उन्होंने कहा मेरा नाम गांधी है। अरे आपका नाम गांधी भी नहीं है। आप महात्मा गांधी से अपने को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका कोई रिश्ता महात्मा गांधी से नहीं है। इस गलतफहमी में लोगों को मत रखिए कि महात्मा गांधी से आपका कोई रिश्ता है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से राहुल गांधी दिखे, उससे एक पराजित नेता दिखाई दे रहा था, उसमें एक हताश नेता दिखाई दे रहा था, उसमें एक चिड़चिड़ा और घबराया हुआ नेता दिखाई दे रहा था, जिसके सामने भविष्य अंधकारमय है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आगे करना क्या है। एक आध शब्द ऐसे बोलते हैं जिनका उस समय कोई मतलब नहीं होता। ये मेरी तपस्या है और मैं तपस्या करता रहूँगा। अरे भाई, आपकी क्या तपस्या है? विदेश जाकर जो है अपने देश के मामलों पर विदेशियों से मदद मांगना, देश का अपमान करना, संसद में जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा में जो स्पीकर हैं उनकी अवमानना करना, संसद में विशेषाधिकार का हनन करना, क्या ये आपकी तपस्या है? तो कांग्रेस और देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर सारे गैर भाजपा दलों का, जो भाजपा के समर्थन में समय समय पर नहीं रहे, मतलब इन 5 या 10 सालों में, उनको छोड़ दीजिए, जैसे बीजेडी या जगन मोहन रेड्डी की बात कर लीजिए, या दूसरे 1-2 दलों को छोड़ दीजिए, बाकी सब ने, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के ही विरोध पर राजनीति में आए, वो सबसे आगे बढ़कर उन्होंने समर्थन किया राहुल गांधी का। उनको डर है, उनको भी डर सता रहा है कि उनका भी नंबर आएगा, इस बात से डरे हुए हैं। सबसे पहले समर्थन किया अखिलेश यादव, जो कांग्रेस के साथ नहीं जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने समर्थन किया। ममता बनर्जी ने समर्थन किया। लेकिन राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता देखिए, उनकी राजनीतिक नासमझी देखिए, और राजनीति की समझ की शून्यता देखिए कि उन्होंने एक बार भी किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समर्थन किया। इस ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सी पार्टी जुड़ना चाहेगी? ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कौन सी पार्टी इकट्ठा होना चाहेगी? तो ये जो हुआ है कुल, ये बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और उनको लग रहा है कि अच्छा हुआ मुक्ति मिली। ये जो अरविंद केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये केसीआर, ये अखिलेश यादव, ये जो समर्थन में हैं, ये दरअसल अंदर से बहुत खुश हैं कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया। अब कांग्रेस पार्टी को आटे दाल का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। अब कांग्रेस पार्टी इस बात का रोना नहीं रो सकती कि हम गांधी परिवार के बिना नहीं चल सकते, हमारा नेतृत्व जो है वो गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति करेगा, ये दलील भी नहीं दे सकती। अब गांधी परिवार पॉलिटिकल मैप से, कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के पॉलिटिकल मैप से हट चुका है। सोनिया गांधी रिटायरमेंट में हैं, राहुल गांधी को जो है अदालत ने और कानून ने बाहर कर दिया है, प्रियंका गांधी की कोई राजनीतिक हैसियत बनी नहीं है। इसलिए इन विपक्षी दलों को लग रहा है कि अब विपक्षी एकता का नेतृत्व करने का मौका हमको मिल सकता है। ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उसको किस रूप में उनको प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सहित किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत में है। उसको सूझ नहीं रहा, चौराहे पर खड़ी है, दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसका कुछ होने वाला है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको विक्टिम कार्ड के रूप में बनाना चाहती है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आपके बाजुओं में दम होना चाहिए, यानी आपका जनाधार होना चाहिए, आपके पास जन समर्थन होना चाहिए, जो इंदिरा गांधी के पास था। 1978 की तुलना करते हैं जो लोग इस परिस्थिति से, जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, तो वो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ बड़ा जन समर्थन था। जिस दिन उनको जेल भेजा जा रहा था, देश भर में लाखों लोग सड़कों पर थे। राहुल गांधी के लिए जो ये ऑर्केस्ट्रेटेड चल रहा है, ये 1-2 दिन 3 दिन चलेगा, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस समय में और आज के समय में और परिस्थितियों में
उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी जो आपसी सरफुटबल से जूझ रही थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी है। इतनी मजबूती से कभी कांग्रेस भी नहीं खड़ी रही, आज़ादी के बाद भी नेहरू के नेतृत्व में भी। इतनी लोकप्रियता नेहरू की भी नहीं रही जितनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। राहुल गांधी अगर ये लड़ना चाहें तो उनके पास न तो हथियार है, हथियार से मतलब होता है संगठन। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका संगठन होता है। दूसरा आपकी विचारधारा, तीसरा आपकी रणनीति। इन तीनों का पूरी तरह से अभाव है। नेतृत्व तो बचा ही नहीं, जो था वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी, किससे लड़ेगी? पहले उसको अपने आप से लड़ना है, अपने अंदर उसको झांक कर देखना है, अपना घर ठीक करना है, जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। पिछले 9.5 साल से लगातार पार्टी इसी मोड में है कि वो किसी भी हालत में आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसके पास ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। तो राहुल गांधी एक पराजित, एक हताश, एक निराश राजनेता के रूप में आज मीडिया के सामने आए। पूरे देश ने वो दृश्य देखा होगा, जिस तरह से वो सवालों का जवाब दे रहे थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस तरह से वो पानी पीने का उनका जो अंदाज़ था वो भी उनकी बेचैनी बता रहा था। उनके पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं। 2019 में अंबानी की बात कर रहे थे, 2023 में 24 के लिए वो बात किसकी कर रहे हैं? अडानी की। अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं। और उनका सवाल क्या था? एक ही सवाल जो बार बार वो दोहराते रहे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अडानी ग्रुप में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, किसने किया? और उससे उन्होंने जोड़ने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि बताएं अडानी ग्रुप में क्या सही क्या गलत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जो गलती बताई जा रही है वो सच है कि नहीं, उसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है। वो फैसला सुनाएगी। और उस कमेटी में पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं। इसके बावजूद उस कमेटी पर अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जयराम रमेश ने कहा कि उस कमेटी से जो है सरकार को क्लीन चिट मिलने वाली है सिर्फ अडानी के बारे में। अच्छा, तो अडानी के बारे में ही इंतज़ार कर लीजिए कि वो कमेटी क्या कहती है, तब अपना जो है एजेंडा तैयार कीजिए। लेकिन मुश्किल ये है कि 2019 में अंबानी और 2024 के लिए अडानी, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी ऐसी कोई राजनीतिक दल, वो क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, ऐसा कभी भारत के इतिहास में रहा ही नहीं जो इस तरह से वैचारिक रूप से खाली हो, जो इस तरह से सांगठनिक रूप से जर्जर हालत में हो, जो नेतृत्व विहीन हो चुका हो। तो राहुल गांधी ने आज कांग्रेस की जितनी कमज़ोरी थी और उनकी अपनी व्यक्तिगत कमज़ोरियाँ, उन सब को उजागर कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस किस हालत में है। उन्होंने सूरत की कोर्ट का जो जिला न्यायाधीश का फैसला था उसके बारे में कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। बार बार कहते रहे उसका जवाब लीगल टीम देगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो बोला था उसके लिए क्या उनको अफसोस है। एक शब्द नहीं बोला उस पर। इससे पता चलता है कि वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ, वो उनका अहंकार झलक रहा था। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो इस परिवार के अंदर है वो अभी गया नहीं है, जाएगा भी नहीं। रस्सी जल चुकी है लेकिन ऐंठन अभी तक बनी हुई है। तो वो ऐंठन जब तक बनी हुई है तब तक इस तरह की बातें निकलती रहेंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।